जन्नत, जमहूरियत और जश्न का यह समा आज आप सभी के साथ खास प्रोग्राम में 10 साल के बाद करीब 10 साल असेंबली इलेक्शन के बीच में कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर इलेक्शन से पहले लोकसभा मेंबर शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद की क़यादत वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी के साबिक मेंबर्स ने इत्तेहाद कर लिया है। ना हैरानी की बात, ये वो मेंबर्स हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और अब उनको रशीद की पार्टी ने हमायत देने का ऐलान किया है साफ तौर पर। इस नए इत्तेहाद से फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को नुकसान पहुंचेगा ही, साथ ही पीडीपी को भी झटका लग सकता है। जमात के साउथ कश्मीर में जमात और एआईपी का नॉर्थ कश्मीर में खासा असर है। कुलगाम पुलवामा के कई इलाके जमात के गढ़ के तौर पे देखे जाते हैं। दोनों पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग पर इत्तेफाक राय बनी हुई है। तय किया गया है कि एआईपी कुलगाम और पुलवामा जिले में जमात हामी उम्मीदवारों की हमायत करेगी, जबकि जमात पूरे कश्मीर में एआईपी के उम्मीदवारों की हमायत करेगी। अब नॉर्थ कश्मीर के लंगेट और साउथ कश्मीर के देवसर और जनापुरा में दोनों पार्टियों के बीच में दोस्ताना मुकाबला होगा। जमात इस्लामी बैन तंजीम है, लेकिन इसके उम्मीदवारों का खास असर है, जिससे एनसी, कांग्रेस, पीडीपी के वोटों पर काफी असर पड़ सकता है। जेल से रिहा होकर के कश्मीर पहुंचे सांसद इंजीनियर रशीद अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में लगातार रैलियों में लगे हुए हैं। साउथ कश्मीर के पुलवामा के चारों असेंबली सीटों पर एआईपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पुलवामा में आज लगातार दूसरे दिन सोफी मोहम्मद इकबाल की हिमायत में इंतखाबी रैली की। इस दौरान सांसद इंजीनियर रशीद ने आवाम से एआईपी उम्मीदवार के हक में वोट मांगे। साथ ही उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए सरकार से जमात इस्लामी पर लगे बैन को हटाने की अपील भी की। अभी तक हमने कोई भी किसी के साथ कोई अलायंस नहीं किया, ना हमने कोई प्रीपोल अलायंस किया है। हाँ, अगर हमें बाद में जो है अच्छी सीटें मिल जाती है, फॉर एग्जांपल 10-15 सीटें मिल जाती हैं, जो भी सीटें मिलती है वो हम उसके बाद इंजीनियर रशीद साहब और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डिसाइड करेगी कि उनको किसके साथ जाना है। लेकिन अभी हम किसी के साथ जो है वो गठजोड़ नहीं किया हमने, और कम से कम बीजेपी के साथ हमारा कोई भी जो है गठजोड़ नहीं होगा। ये हम वाज़ह करना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस हमारा नहीं होगा। अवामी इत्तेहाद पार्टी सरबराह इंजीनियर रशीद की जानिब से ममनुआ तंजीम यानी कि बैन तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत को लेकर के सियासी गर्मा गर्मी चल रही है। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने कहा कि जिन सेकुलर जमातों के बीच में इत्तेहाद होना चाहिए था वो न होकर के मरकज़ की शह पर वोटों की तकसीम के लिए नए इत्तेहाद बन रहे। महबूब मुफ्ती ने सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। पीएचडी बनी थी, मैंने कोशिश की थी हम लोग इकट्ठे चले, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुर्सी की हवस इतनी ज़्यादा है। उन्होंने सोचा अगर हम कुछ सीटें किसी और को देंगे तो कहीं हमारा जो कुर्सी हाथ से ना निकल जाए। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी इकट्ठे चलना चाहिए थे, ताकि जो आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीज़न नहीं होता। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद की उबूरी जमानत पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर वो बेकसूर हैं तो उन्हें 20 दिन के बजाय पूरी तरीके से रिहा किया जाना चाहिए था। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के इत्तेहाद का फैसला कहीं और से किया जा रहा है। पामपुर में चुनावी मुहिम के दौरान सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस इत्तेहाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तरफ से है, मेरा बात भी उन्हीं की है। मैं तो मुझे बताइए 20 दिन इसलिए छोड़ा तो पूरा छोड़ा 20 दिन थे, इसलिए कि हम लोगों के पास जमात इस्लामी के साथ समझ रहे हैं ये कौन जमात इस्लामी तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है। जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, हम मुकाबला कर लेंगे। बीजेपी ने इस मुद्दे पर बराह रास्त तबसरा करने के बजाय इसे एक फितरी सियासी अमल बताया। पार्टी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने रिवायती पार्टियों को मुस्तरद कर दिया है और नकार दिया है और इसकी वजह से नए सियासी तजुर्बे किए जा रहे हैं।
तो सवाल कई सारे हैं और उन सब के जवाब तलाश करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सीधा आज बीजेपी के स्पोक्सपर्सन राजेंद्र गुप्ता जी से हम बातचीत करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन अब्दुल हमीद मलिक साहब के साथ हम लोग इन तमाम तर खुसूसी बातचीत में उन लोगों से इन कीमती मालूमात को जो आवाम जानना चाहती है, आप जानना चाहते हैं, वो निकालने की कोशिश करेंगे। गुप्ता जी, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, हमने देखा कि अल्ताफ बुखारी साहब सर्जन बरकाती को हिमायत देने की अपील कर रहे हैं, एआईपी जमात वालों को हिमायत कर रही है, तो कहीं ना कहीं अब तो सवाल बनने लगे हैं, कहीं ना कहीं शक व शुबहा बढ़ता जा रहा है। आपको मेरा नमस्कार आदाब। भाई साहब, ये इलेक्शन का दौर है जी। किसी पे एलिगेशन लगाना या उस पे अपनी मर्जी की बातें निकालना हर पार्टी को, हर आदमी को उसके फुल अख्तियार है। मैं किसी की बात नहीं करूंगा। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े क्लियर विजन से इस इलेक्शन में उतरी है। उसमें 2-3 विजन है। एक विजन हमारा यह है कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक जैसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कश्मीर के लिए अलग सोचते हैं, जम्मू के लिए अलग सोचते हैं, चिनाब वैली के लिए अलग सोचते हैं या खिता पीर पंचाल के लिए अलग सोचते हैं। हम सोचते हैं कि सब लोगों का एक साथ सोचा जाए और सब लोगों के भले के लिए काम किया जाए तो आगे बढ़ेंगे। जिसकी हमारी जो कांग्रेस और एनसी का अलायंस है वो ऐसे नहीं सोचते हैं। एनसी एक अलग से अपना संकल्प पत्र निकालती है कश्मीर के लिए, जिसमें वो 370, 35A की बातें करती है। कांग्रेस जम्मू में दूसरी बात करती है। ये दोनों को डिवाइड करके रखना चाहते हैं। मेरा मानना इतना सा है कि हम सब लोगों को एक विजन रखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं इससे जम्मू कश्मीर की तरक्की की, ये बात कर रहे हैं जबरदस्ती अलायंस की। मेरा मानना, अभी मैं अपनी मैडम महबूबा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने अलायंस की कोशिश की मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें रोड़ा अटका गई। मैं कहूंगा कितनी मजबूर है आज ये पार्टियां कि जबरदस्ती अलायंस बना रही है और कह रही हैं कि गाड़ी का इकट्ठा अलायंस बनाओ और 3-3 सीटें सबको दो, हमें बिठा के ले चलो। भाई साहब, अब लोग इनका डबल स्टैंडर्ड जो है वो जो देख चुके हैं। बाकी कश्मीर में कोई किसी के साथ जाएगा, वो किसी के साथ जाएगा, उसको हक है जाने का, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीच में गुप्ता जी आपको बिल्कुल बीच में आपसे एक और चीज जानने की कोशिश करूंगा। 25 जी, बीच में एक और चीज़ आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि सर्जन बरकाती को अल्ताफ बुखारी सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरफ एआईपी का जो है अब जमात इस्लामी के साथ चल रहा है, और अभी आपने कविंद्र गुप्ता को भी सुना, वो कह रहे हैं कि नया सियासी तजुर्बा किया जा रहा है। तो क्या वाकई जो जैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं आपके ऊपर, ये कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो क्या बीजेपी नया तजुर्बा कर रही है कि भाई अब एनसीपीडीपी को साथ तो नहीं लाया जा सकता और इनको साथ लाने में फ़ायदा नहीं है, तो अब ये लोग जो इससे पहले मिनिस्ट्री में नहीं रहे हैं, जमात वाले हैं जो सियासत माना चाहते हैं, या नए लोग जो जमात माना चाहते हैं, या फिर वो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं या यूएपीए के तहत किसी भी तरह के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं या जेल में बंद है, उन लोगों को अब साथ मिलाया जाए और उस सोच को कैप्चर किया जाए जो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। भाई साहब, मेरा मानना यह है कि हम किसी पे कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं, किसी का कोई बात का भी मतलब हम निकाल सकते हैं, उसमें हर आदमी स्वतंत्रता है, उसमें हर आदमी फ्री है वो क्या सोचे और क्या करे या ना करे। मैं किसी की बात का इसलिए जवाब नहीं दूंगा कि इनमें कोई दम नहीं है, इनमें कोई प्रूफ नहीं है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक क्लियर विजन दिया है कि 370 की वापसी जम्मू कश्मीर में नामुमकिन है, 35A की वापसी जम्मू कश्मीर में नामुमकिन है, 25 के बिंदुओं पे हमें इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जो लोगों की डेवलपमेंट में काम आएंगे। जैसे मैं बता दूं कि 5 लाख का गोल्डन कार्ड 7 लाख का हो जाएगा। विधवा पेंशन जो है हमारी 1000 से 3000 हो जाएगी। बड़ी घर की बेटी को हम 1500 का महीना देंगे। जो किसान निधि में हम 10,000 किसान और जोड़ेंगे। 10,000 किलोमीटर की सड़क जो है वो हम बनाएंगे। हमारे इस स्लोगन से, इस संकल्प पत्र से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो अपना संकल्प पत्र लेके आगे बढ़ रहे हैं। कल कोई पार्टी छोटी वो हमारे साथ जुड़े ना जुड़े, ये उसका अख्तियार है। मेरा मानना है जो इन लोगों ने अलायंस किया है, जो कांग्रेस और एनसी का गठबंधन, नहीं मैं उसको ठगबंधन कहूंगा कि वो कश्मीर में कुछ और जम्मू में कुछ और कह रहे हैं। क्वेश्चन उन पे खड़ा होता है कि उन्होंने अंडर द ग्राउंड किससे बात की है, किससे नहीं की। हम खुले मन से बीजेपी अपना घोषणा पत्र, अपना निशान
उस पर काम कर रहे हैं। हम किसी को सपोर्ट यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो हमें करने का हक है। बाकी इलेक्शन के बाद क्या होता है, कौन जीतता है, मतलब ये साफ है कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के साथ रहना चाहती है और अगर उसके साथ कोई जुड़ता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा मलिक साहब। जिस तरह के सवाल बन रहे हैं, आपने अभी उमर अब्दुल्ला को सुना, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि बीजेपी एक भी सीट वादी में ला करके दिखाए। जहां तक मेरी मालूमात है 19 सीटों पर 19 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है बीजेपी वादी के अंदर। तो क्या इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस होना सियासत के इस रॉ में दुरुस्त होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पे कह रही है, जिसको खुद कहीं ना कहीं बुनियाद हिलती हुई नजर आ रही है, कि बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी? मलिक साहब, मैं भाई साहब को कह दूं इनके मैनिफेस्टो के बारे में। जी। इन्होंने 2014 में एमएसपी भी लिखा था, इन्होंने 2014 में किसान वापस लोन भी रखा था, इन्होंने बताया था कि यहाँ 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, इन्होंने बताया था कि सिलेंडर आपको 300 रुपए में मिलेगा, इन्होंने बताया था कि पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, इन्होंने कहा था कि 25 रुपए आपको डीजल मिलेगा, और इन्होंने कहा था कि 15 लाख हर जेब में आएंगे। तो फिर अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह दिए कि ये स्लोगन था और कुछ नहीं था। क्या इनका संकल्प पत्र जो है, कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी ने कह दिया ये सिर्फ स्लोगन था और कुछ नहीं था। अब आते हैं उमर साहब की बात पर। उमर साहब ने ठीक कहा, ये मुझे पहले बता दीजिए, ये 19 सीटों पर क्यों ही लड़ रहे हैं? ये 19 सीट सिर्फ क्यों चूज इन्होंने की? इन्होंने वो सीटें चूज की जहां नेशनल का नुकसान हो, और वहां सीटें चूज की जहां इनका फायदा दूसरों को हो, वहां से ये लड़े नहीं। मुझे बता दीजिए कि रशीद की कॉन्स्टिट्यूंसी लिगेट से क्यों नहीं लड़ेगी, त्रागाम से क्यों नहीं लड़ेगी? ऐसी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जहां इनके अच्छे लीडर थे मगर नहीं लड़वाया गया क्योंकि इनकी प्रॉक्सी की मदद करना चाहते हैं। मुझे ये बता दीजिए, जब केजरीवाल जी बाहर निकलते हैं, पूरी इंडिया में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते हैं ये टाइमिंग गलत थी और अदालत पर सवाल या निशान उठाया उन्होंने, तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? जब हम बताते हैं 370 और ऑटोनॉमी की बात करते हैं तब हमें पाकिस्तानी कहते हैं। जब अब दूसरा बंदा जो इनका प्रॉक्सी बना हुआ है, जब वो बात करता है कि यहाँ कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, तब ये बात क्यों नहीं करते? तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? यानी कि ये नेशन की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के साथ पावर के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और तीसरी बात मैं ये बता दीजिए, आज सरजान बरकत जो आपने कहा कि जो अल्ताफ बुखारी साहब है, वो कहते हैं, अल्ताफ बुखारी साहब कहते हैं कि हम वहाँ उस सीट पर उसकी मदद करना चाहते हैं। तो मुझे बता दीजिए, ऐसे ही आपको नॉर्थ कश्मीर में ये 7000 बंद है जिन पर सिर्फ पर्चा ये है कि उन्होंने स्टोन बेल्टिंग की थी और हालात खराब किए थे, वो इल्जाम पर बंद है। क्या उनमें से एक आदमी को इन्होंने छोड़ा? क्या कल वो 7000 मैदान में आकर इसी तरह ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कहने वाली थी, जो अपने आप को कहती है कि ऐसे ही उनको क्या करते हैं, मदद करेंगे? ये ड्रामा है। आर्डर उमर साहब ने कहा कि कहीं और से आते हैं, ये चलाते हैं। इनको बता दीजिए, अगर कश्मीर में आपने इतनी पार्टियां फॉर्म की, क्योंकि आपको पता है एनसी जो है वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, इसीलिए इतने प्रॉक्सी खड़ा किए, तो आप मुझे बता दीजिए जम्मू में एक पार्टी क्यों नहीं खड़ी हो पाती? वहां भी तो सियासत पुराने दायियों से चलते आई हुई है। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का अक्सर सीटों पर मुकाबला है। तो यहाँ प्रॉक्सी उतार के आपने दिखा दिया कि आपका वोट एनसी से आपका खतरा है। एनसी का वोट डिवाइड करने के लिए, प्रॉक्सी की मदद करने के लिए आपने इतनी पार्टियां बॉर्न की और आज वो पार्टियां एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, जमात इस्लामी जो आप ही लोगों ने बैन किया है, तो वो जमात इस्लामी कैसे स्टेट जमात इस्लामी का नाम बोलते हैं, कैसे वो जमात इस्लामी के नाम पर प्रोवोकेशन करते हैं? अगर वो बैनर तंजीम है, आप ही ने बताया था, जिन्होंने कभी हराम कहा था इस इलेक्शन को, जिनके स्लोगनों पर यहाँ 2 लाख लोग मरे, जो प्रो पाकिस्तानी थे, आज उनके खिलाफ आप बात क्यों नहीं करते? उनको फार्म कैसे भरने दिया? यानी कि आप नेशनलिज्म का ड्रामा डूम करके पावर हासिल करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, और कुछ नहीं है। और जहां आपकी मर्जी हो वहां आप किसी से भी हाथ मिला सकते हो अपना पावर लेने के लिए, और आप इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर सकते हो अपने पावर के लिए। ठीक है, अमित राणा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनसे भी इस बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। सर, मैं आपसे एक सीधा सवाल और सिंपल सवाल करना चाहता हूं। अभी आपने देखा कि अल्ताफ बुखारी सरजन बरकाती को सपोर्ट कर रहे हैं, AIP जमात इस्लामी वगैरह के जो आज़ाद उम्मीदवार उनको सपोर्ट करने की बात करी है। मैं आपसे, और कविंद्र गुप्ता के भी बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि नए सियासी तजुर्बे किए जा रहे हैं। क्या नया सियासी तजुर्बा यही है कि अब NCPDP साथ नहीं आ सकती, इन्हें साइड लाइन करके
उन लोगों को पकड़ा जाए जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को हराने के लिए काफ़ी हैं।